अमेरिका में शानदार मजबूती, लेकिन हिंदुस्तान के बाजारों में है कमजोरी और 10,500 के बेहद अहम लेवल के नजदीक है निफ्टी। तो कमजोर शुरुआत हो तो क्या और गिरेंगे या फिर आएगी रिकवरी, और रिकवरी कितनी होगी और कितनी टिकाऊ भी, ये है बड़ा सवाल। लेंगे इसका जवाब शेयर बाजार लाइव में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और शुरुआत करते हैं आज के अहम ट्रिगर्स के साथ ही। यूएस मार्केट से संकेत अच्छे हैं। डाउ जोन्स 25,000 के पार बंद हुआ है। एसजीएक्स निफ्टी हालांकि बिल्कुल फ्लैट है, हल्के से दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। हांगकांग और कोरिया के बाजार बुद्धा की बर्थडे की वजह से आज बंद है। नतीजों के लिहाज से अहम दिन आज का रहेगा। निफ्टी की 5 कंपनियां हैं जो अपने नतीजे पेश करेंगी। एसबीआई, आईओसी, एचपीसीएल, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला। इन नंबर्स पर आज फोकस रहेगा सरकारी बैंकों पर भी, क्योंकि बैंकों की सेहत को लेकर सरकार सख्त है और जो पीसीए में शामिल यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में शामिल बैंकों को राहत नहीं मिलेगी। कच्चा तेल उछाल बरकरार है और ब्रेंट का भाव $80 के नजदीक ट्रेड कर रहा है। नतीजे इंपॉर्टेंट जो हैं वो निफ्टी के तो रहेंगे, इसके अलावा मिड कैप में भी एक्शन दिखेगा। भारत फोर्ज, बाटा के नंबर्स भी आज आने हैं, उन पर भी आज के सत्र में नजर रहने वाली है। लेकिन शुरुआत अगर करें अंतर्राष्ट्रीय संकेतों से ही, तो डाउ जोन्स की क्लोजिंग तो इंडिकेट कर रही है कि आज हम बढ़कर खुल सकते हैं, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेशन दे रहा है कि थोड़ा ठहर सकते हैं। 100 पॉइंट एक्स्ट्रा है डाउ में जो तेजी बनी, क्योंकि जब कल हम बंद हुए थे 200-225 अंक तो डाउ जोन्स ऊपर था ही फ्यूचर्स, तो इतना तो पता था कि इतनी मजबूती होनी है। लेकिन फिर भी 300 अंकों की शानदार मजबूती के साथ अगर अमेरिकी बाजार बंद हुए तो वो दीपाली अच्छा है। लेकिन पॉइंट यही है कि अगर ग्लोबल मार्केट्स के दम पर रिकवरी होनी तो कल भी हो जानी चाहिए थी। कल भी संकेत बुरे नहीं थे, और अगर कल नहीं हुई तो अब आज थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहता है फिर कि ग्लोबल मार्केट्स पर हम 1-on-1 बेसिस पर रिएक्शन देंगे क्या। एक और बात है इंटरेस्टिंग कि आज हांगकांग के बाजार बंद है, जिसका असर हमारे बाजारों पर ओपनिंग के लिहाज से ज़्यादा पड़ता है। तो हमें संकेत अगर ओपनिंग के लेने तो फिर डाउ से लेने, और डाउ से संकेत बुरे तो है नहीं। ग्लोबल मार्केट्स के दम पर कल भी रिकवरी आनी नहीं थी। अब एक दिन का ये कह सकते कि कोरिलेशन खत्म हुआ, क्या वो लगातार खत्म रहेगा? क्या भारतीय बाजार ग्लोबल संकेतों को नज़रअंदाज करेंगे? मेरा मानना है शायद नहीं। तो हालांकि मैं कल तेजी की तरफ थोड़ा सा टोन रखकर गलत साबित हूँ। उम्मीद ये थी कि शायद बाजार ऊपर लेवल पर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि डेटा तो अभी भी ये कह रहे हैं कि बाजार यहाँ पर रुकने चाहिए कम से कम। भले हम बहुत तेज़ी से बढ़े ना, लेकिन गिरावट थोड़ी थमनी चाहिए, और अगर थमनी तो ये लेवल अच्छे हैं जहाँ पर गिरावट थमनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि बाजारों की गिरावट रुकने के लिए जैसे संकेत आपको ग्लोबल मार्केट से चाहिए वो तो वैसे है, चाहिए, वो तो है, वो तो है बिल्कुल। लेकिन आज जो फोकस है इंडेक्स से ज्यादा शायद इंडेक्स के स्टॉक्स पर रहने वाले। निफ्टी की 5 कंपनियां जो नतीजे पेश करेंगी और एसबीआई सबसे इंपॉर्टेंट। और इसमें एक ही चीज है, सबसे बड़ा है एसबीआई, जो बाजार की दिशा तय करेगा। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी की भी गिरावट को रुकना है ना, तो रुकने के लिए लेवल्स बहुत अच्छे हैं, और वो एसबीआई के रिजल्ट से होगा। कि अगर एसबीआई ने उम्मीद से ठीक ठाक या बहुत ज्यादा खराब नतीजे नहीं भी दिए, कमेंट्री भी बेटर हो गई, थोड़ा भी कुछ अच्छा है ना, तो एसबीआई पूरे बैंक्स को ऊपर ले जा सकता है। और अगर किसी भी वजह से एसबीआई ने निराश किया तो फिर जो धुलाई होगी, फिर आपको बैंक निफ्टी में नया क्रैक दिखेगा और नीचे के लेवल आते हुए दिखेंगे। तो आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर, अगर आप नतीजों के लिहाज से या इंडियन मार्केट्स के अपने ट्रिगर्स देखें, तो सबसे बड़ा ट्रिगर एसबीआई के रिजल्ट्स ही हैं। अब दूसरी बात यह कि 10,500 जिसके नज़दीक हम पहुँच चुके हैं, वो बेहद अहम सपोर्ट है। क्योंकि अगर गलती से हम इस लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, टिक जाएं और क्लोज देने की सिचुएशन हो, तो जो पैनिक आपको मिड कैप शेयरों में दिखा है पिछले एक हफ्ते में, वो पैनिक फिर लार्ज कैप्स में आ सकता है। क्योंकि इस लेवल के नीचे लार्ज कैप शेयर, दिग्गज शेयर जो है, निफ्टी का जो हिस्सा रखने वाले शेयर हैं, वो खराब हो सकते हैं। और वो खराब होने का ट्रिगर भी आपके पास क्या? 5 नतीजे। अगर दिग्गज 5 कंपनियों के नतीजे हैं और अगर नतीजों के लिहाज से कहीं कोई एक्सीडेंट हो और निफ्टी 10,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे, तो मेरे ख्याल से आज का जो सेशन है दीपाली, वो मेक और ब्रेक वाला है। और इन 5 नंबर्स में एसबीआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यही बाजार खुलने के दौरान आएगा, यानी 2 बजे के आसपास एक्सपेक्टेड है। तो सेकंड हाफ क्लोजिंग के बेसिस पे निफ्टी 10,500 को होल्ड करता है या नहीं करता है, वो एसबीआई आपको बता देगा। ठीक है, तो शुरुआत आज फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 10,500 तो आपने बताया कि एक इंपॉर्टेंट निर्णायक लेवल रहेगा, लेकिन लाइकली रेंज क्या रह सकती है? मेरे ख्याल से हम 10,500 के आसपास ही खुलने चाहिए, उससे नीचे खुलने की संभावना फिलहाल कम दिखती है। हालांकि एसजीएक्स जो दिखा रहा है वो तो साफ तौर पर अगर आप प्रीमियम निकाल कर देखें तो शायद हम नीचे ही खुले, लेकिन मेरा ये समझना है कि 10,500 एक सपोर्ट के तौर पर काम आ सकता है। प्रीमियम चूँकि अगर आप 20-22 पॉइंट की निकाल दें तो हो सकता है हम 10,500 के थोड़ा सा नीचे ट्रेड करना शुरू करें। आज के लिए संकेत जो हैं, ग्लोबल मार्केट्स के संकेत पॉजिटिव हैं, एफआईएस के संकेत जो है वो ज़्यादा नेगेटिव साइड पर दिख रहे हैं मुझे। घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव हैं,
F&O संकेत न्यूट्रल से थोड़े से नेगेटिव की तरफ है। सेंटिमेंट जरूर कल की गिरावट के बाद और खराब हुआ है, अब ये नेगेटिव साइड पर। और वो क्यों है, उसके हैं 3 कारण। पहला, मजबूत क्रूड फिर से $80 के करीब। दूसरा, कमजोर रुपया फिर से 68 के लेवल को तोड़ता हुआ। और तीसरा, FIs की तरफ से दमदार बिकवाली कल के सेशन में फिर से। ये 3 ट्रिगर ऐसे हैं जो भारतीय बाजारों को ऊपरी लेवल पर टिकने नहीं देंगे, मुश्किल देंगे। ये एक बड़ी दिक्कत है। लेकिन साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज है दीपाली जो देखनी चाहिए, और वो है पुट कॉल रेशियो 1.28 पर आया है। और ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कमजोर ट्रेडर सिस्टम से बहुत बार हो चुके हैं, उनकी पोजीशन हल्की हो चुकी, तो बाजार हल्के हो गए हैं। अब तेजी की तरफ बाजार बहुत भारी नहीं है, और ये एक अच्छा संकेत है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ओवर सोल्ड हो गया कि यहीं से बॉटम बनाकर घूम जाएगा, लेकिन जिस लेवल के आसपास बाजार है और जिस लेवल पर पुट कॉल रेशियो है, शॉर्ट कवरिंग के लिए ये एक अच्छा लेवल बनता हुआ दिख रहा है। अब आइए आज की स्ट्रेटेजी। 10,500 आज का निर्णायक लेवल है। 10,500 के नीचे ट्रेड करेंगे तो मानसिक रूप पर भी, तकनीकी रूप पर भी आप कमजोरी का प्रेशर ज़्यादा फील करेंगे। और 10,500 के ऊपर रहेंगे तो ऐसा तो नहीं आप मजबूत हो जाएंगे, लेकिन बुरे नहीं है, ये संकेत साफ मिलेगा। वही लेवल बैंक निफ्टी पर 25,700 का है, निर्णायक लेवल पर। 25,700 के ऊपर है तो ठीक है, और 25,700 के नीचे है तो खराब। 10,500 और 25,500 ये 2 लेवल नोट कर लीजिए। निफ्टी पर अहम सपोर्ट 10,500 ही है, इसके नीचे फिसले तो मामला थोड़ा गड़बड़ है। और 25,500, हालांकि बैंक निफ्टी पर अहम सपोर्ट यहाँ से 200-250 पॉइंट दूर है, लेकिन अब 25,500 अगला अहम सपोर्ट नजर आता है। तो फिर से कहूंगा कि 10,500 के नीचे निकल कर अगर टिक कर ट्रेड करना शुरू किया तो अब जो बिकवाली का अगला दौर होगा वो मिड कैप्स के बजाय लार्ज कैप से शुरू हो सकता है। तो वो थोड़ा डर है कि हम 10,500 के नीचे टिक कर ट्रेड ना करें। जहां तक आज की ट्रेडिंग रेंज का सवाल है, निफ्टी पर 10,450, 10,600 या थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। 10,450, 10,550 बेसिकली वो रेंज बनती है। उस रेंज के बाहर कहीं भी निकले तो 50 पॉइंट का एडिशनल मूव, यानी कि 10,450 के नीचे फिसले तो 10,400 तक, 10,550 के ऊपर निकले तो 10,600 तक ये रेंज मानकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज थोड़ी बड़ी आ रही है, 25,500 से 26,000 की, और उसके बीचों बीच हम बंद हुए हैं, तो ये ध्यान में आप रखिए। अब आइए क्लोजिंग बेसिस पर आपके स्टॉप लॉस। 10,500 के नीचे बंद हो तो फिर से मैं कहूँगा कि तेजी की पोजीशन को खत्म कर लें। 25,650 के नीचे बंद हो बैंक निफ्टी पर तो तेजी की पोजीशन को खत्म कर ले। हालांकि पहले दिन से तेजी की पोजीशन खत्म करने के जो स्टॉप लॉस हैं वो 3 दिन पहले से ही ट्रिगर हो चुके हैं। हर रोज के आपके लिए नए ट्रिगर होते हैं, नए लेवल्स होते हैं। अगर आपने अभी तक कैरी की है अपनी तेजी की पोजीशन तो ये आपके स्टॉप लॉस है। फिर से फ्रेश तेजी कब करनी है, ये लेवल्स भी बेहद अहम है और ये भी समझना आपको जरूरी है। अगर निफ्टी 10,650 के ऊपर बंद हो तो आप ये मानकर चलिए कि करेक्शन पूरा हो चुका है और फिर से फ्रेश तेजी करें। दीपाली, इसमें एक बात और समझने की, देखिए हमने जो फॉल दिया 9,950, तेजी जो दिखाई 9,950 से सीधा आप ये समझिए ना कितना 10,850 है ना, तो उसमें से लगभग आपके 350 पॉइंट निकल गए, तो करीबन 900 पॉइंट की तेजी में, तो 1/3 करेक्शन पूरा हो चुका है आपका, जो आपने एक पूरा वो तेजी का मुंह दिखाया है। तो अगर रुकना है बाजार को तो यहीं रुकना है, नहीं तो फिर 150-200 पॉइंट की जगह और बन जाएगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि 10,650, 10,625 के ऊपर बंद होता दिखे बाजार तो तेजी की फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। तब माने कि 1/3 करेक्शन पूरा होना था, हो गया, अब फिर से मजबूती होगी। और वही लेवल बैंक निफ्टी पर थोड़ा दूर है, 26,100 का, या चाहे तो 26,000 भी रख सकते हैं। आइए आज का ट्रेड निफ्टी खरीदें 10,450 के स्टॉप लॉस के साथ। 10,550, 10,575 का टारगेट है। 10,575 या इसके ऊपर शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी को। ऊपर की तरफ 10,600 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। नीचे 10,525, 10,500 तक फिर से आपको मौका मिल सकता है। ये एक आपके लिए ट्रेड। निफ्टी शॉर्ट जो करना है वो 10,575 के आसपास का। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 25,600 ये है आपका स्टॉप लॉस का लेवल और खरीदारी करने के लिए आज से 25,900, 26,000 ऊपर यहाँ तक जाने की हम कोशिश कर सकते हैं। शॉर्ट करना है तो 26,000 के नीचे शॉर्ट करें, 26,000 के नज़दीक शॉर्ट करें। 26,100 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और 25,800 आपका स्टॉप लॉस। अब इसमें 2 चीजें हैं दीपाली, एक तो ये शॉर्ट करने के लिए या तो जो लेवल्स दिए हैं उसके नजदीक आने दें, जैसे कि निफ्टी पर 10,575 के आसपास आए, 10,550, 10,575 की रेंज में आए फिर शॉर्ट करें। बैंक निफ्टी पर 26,000 के आसपास आए फिर शॉर्ट करें। एक तरीका तो सिंपल वो है, वो सेफ तरीका है। दूसरा एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए एक तरीका और भी है, और वो ये कि कल के लोज जैसे ही टूटे शॉर्ट कर दीजिए। यानी कि जैसे 10,490 के नीचे निफ्टी जाए तो भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, या बैंक निफ्टी 25,675 के नीचे जाए तब भी शॉर्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो दो तरीके आपको हाँ, दो तरीके हैं। अगर उछाल अगर दिखता है तो अगर जैसे कमजोर खुले और 10-15 मिनट इन लेवल्स के नीचे टिक गए तो तब भी आप शॉर्ट कर दिए, फिर आपको रुकना नहीं है, फिर आपको बाउंस बैक के लिए इंतजार नहीं करना। आपने बताया भी कि 10-500 के नीचे स्लिप हुआ तो सीधे 50 अंक नीचे मिलेंगे। तो आपको देखना ही कि आई शॉर्ट कहाँ करना है, और अगर जैसा खराब ना खुले जैसा कि अनुमान लग रहा है तो फिर इंतजार करें एक बार ऊपर आने का, वो मौका मिल सकता है। ठीक है, तो दोनों तरफ के मौके, मतलब दोनों तरफ इन द सेंस कि उछाल पर बेचने के भी मौके मिलेंगे और अगर कमजोर होता है तो वहां भी बेच के चल सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी हाँ, तो इसके लिए बेहतरीन सॉल्यूशन ये है कि जब 9:08 पर प्री ओपनिंग सेशन सेटल होगा तो तब हम देख लेंगे कि भाई किन लेवल पर हो रहा है, उसके हिसाब से एक बार स्ट्रैटेजी बताएंगे। अच्छा, आप शुरुआत में कह रहे थे कि एफआईएस के आंकड़े खराब हैं, कैश मार्केट में तो उन्होंने बिकवाली की है, वायदा में क्या रुक रहा है? वायदा में भी बिकवाली है। 675 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, 520 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, तो दोनों ही जगह बिकवाली। ऑप्शंस खरीदे भले ही 1780 करोड़ के, लेकिन मुझे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो भी हेजिंग के लिहाज से। तो आंकड़े तो खराब ही है और लगातार दूसरे दिन खराब है, तो यही एक बड़ी दिक्कत है। हाँ, एक अच्छी बात है कि लोकल फंड्स ने थोड़ी दमदार खरीदारी करने की कोशिश की है, लगभग 1200 करोड़ की खरीदारी, जो कि अच्छी कही जाएगी, तो उनकी खरीदारी बढ़िया है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि एफआईएस की बिकवाली का दबाव है, और दूसरा ट्रेडर्स की तरफ से, एचएनआई इन्वेस्टर्स की तरफ से खरीदारी आ नहीं रही है, तो ये बड़ी दिक्कत है। तो वो ये दोनों तरह के जो ट्रेडर और एफआईएस इन्वेस्टर हैं, ये मिलकर जो दबाव बना रहे हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिख रहा है, इसलिए बाजार को ऊपर टिकना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। ठीक है, और अगर वायदा के आंकड़े देखें कल, अगर जो पुट और कॉल्स रही हैं, कौन सबसे ज्यादा एक्टिव रही हैं? नीचे की पुट्स ओपन हुई जहां पर ट्रेडर्स करो? नहीं, नीचे की बहुत ज्यादा नहीं हुई, लेकिन हाँ, एक चीज क्लियर है, 10,500 आज के लिए निर्णायक लेवल है। वो इसलिए है कि 10,500 के पुट ऑप्शन पर 54 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें, और सामने कॉल्स में लगभग 12 लाख शेयरों का, और उसमें से 6 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। तो ये वो कॉल राइटर्स हैं, मंदी करने वाले लोग हैं, जो थोड़े कमजोर माने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कल ही ये पोजीशन बनाई है 6 लाख शेयरों की, यानी कि उनकी निचले स्तरों पर शॉर्ट्स बनी है। तो अगर आज आप 10,500 के ऊपर टिके रहे तो फिर हल्की सी शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है, ज्यादा नहीं मिलेगी, हल्की सी। लेकिन रुकना है तो जब पुट कॉल रेशियो आपका 1.28 पर हो, जो कि लगभग 1.66 से घटकर आया है, यानी कि 40 बेसिस पॉइंट आपका पुट कॉल रेशियो एक हफ्ते में गिर गया, हल्के हो गए हैं ट्रेडर्स। सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में जिन लेवल्स पर है वो है 10,500, उसके करीब आप हैं। तो मैं ये कहूंगा दीपाली, आप यहाँ पर लॉन्ग करें ना करें, मेरे हिसाब से शॉर्ट कवरिंग करनी चाहिए। शॉर्ट कवरिंग? हाँ, अब हो सकता है मैं लगातार दूसरे दिन गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग तो करनी चाहिए, और उसके बाद फ्रेश शॉर्ट करने के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अब सही हो गलत हो अलग बात है, लेकिन डेटा ये बता रहे हैं कि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए उसका एक कारण और दूं, कल के सेशन में इतने खराब माहौल के बावजूद निफ्टी में प्रीमियम 1 पॉइंट से बढ़कर 22 पॉइंट के प्रीमियम है। अच्छा, प्रीमियम बढ़ा है, 21 पॉइंट प्रीमियम बढ़ा है। बैंक निफ्टी में देखिए 2 पॉइंट की प्रीमियम थी, 51 पॉइंट के प्रीमियम हुए। तो ये कुछ बता रहा है आपको कि इतनी तेजी से प्रीमियम क्यों बढ़ रही है। इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग तो हुई है ना, और होनी भी चाहिए इन लेवल्स के आसपास। तो मेरा ये मानना एक ही है। अब आप अगर रिकवरी आई तो कितनी होगी और कितनी टिकाऊ होगी, ये बड़ा सवाल है, राइट? 10,600 इसके पार जाएंगे शायद नहीं, या पक्का नहीं। उसका रीजन ये है कि 10,600 के पुट पर 31 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जो तेजी करके पुट राइटर्स फंसे हुए हैं वो निकलने की कोशिश करेंगे। कॉल्स में 36 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, उसमें 14 लाख शेयर तो कल ही बने हैं, तो उस मंदी करने वाले ट्रेडर्स उसके पार जाने नहीं देंगे। तो रिकवरी आपकी 10,600 के पार निफ्टी को ले जाएगी, इसकी संभावना बहुत कम है। उसके लिए या तो कोई बड़ी पॉजिटिव खबर चाहिए, या ग्लोबल मार्केट्स में बड़ा उछाल, या क्रूड की तेज गिरावट, रुपए की थोड़ी अच्छी मजबूती, बहुत सारी चीजें चाहिए। ऊपर जाने के लिए बहुत सारी चीजें अब चाहिए हमें, तो वो पता नहीं, ओवर हो चुका है, सारे नतीजे आ चुके हैं, नतीजा आखिरी दौर में है, तो ये तो कल ही बाजार क्या चीज ऊपर ले जाएगी, यहाँ से तेजी के लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर। तो अब यही हो सकता है कि आपका रुपया मजबूत हो जाए, क्रूड थोड़ा नीचे आए, ग्लोबल मार्केट्स मजबूत हो, ऐसी ड्रीम सीक्वेंस 3 चीजों की बने तो शायद। तथास्तु कर दीजिए। नहीं, आज ऐसा लग नहीं रहा तथास्तु जैसा मामला, लगता है थोड़ा मुश्किल पड़ेगा ऊपर जाना। लेकिन हाँ, 10,600 तक का एक चांस बन सकता है, 10,575, 10,600, और वहां पर हल्का होना चाहिए। उसके ऊपर की रिकवरी दिख नहीं रही, उतनी भी मिल जाए तो बहुत लोगों के लिए रिलीफ होगी। ये हुई निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी, अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 25,500, 25,600 थोड़ा सपोर्ट जोन दिख रहा है, इतना आसानी से शायद हम उसको तोड़ेंगे नहीं। ऊपरी स्तरों पर 26,000 को पार करना उतना ही मुश्किल है जितना निफ्टी के लिए 10,600 को पार करना। और उसकी वजह यह है दीपाली की 6 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर है कॉल्स में, और उसमें से 4 लाख शेयर तो कल ही जुड़े हैं। तो 26,000 के आसपास आकर बाजार अटकेंगे, ये बात पक्की है। एक अच्छी बात है जो मैं लगातार कह रहा हूँ कि कल ओपन इंटरेस्ट देखिए निफ्टी में घटा है 8 लाख शेयर, बैंक निफ्टी में जरूर 64,000 शेयरों से बढ़ा है। तो ओवरऑल मेरा ये समझना है कि
रिकवरी आएगी, ये बात तय है, शॉर्ट कवरिंग होगी, ये बात तय है, लेकिन अहम लेवल को बाजार ना तोड़े। और उसके लिए अगर आज रिजल्ट्स के लिहाज से बड़ा दिन नहीं होता कि 5 कंपनियों के रिजल्ट नहीं होते निफ्टी के, और उसमें भी एसबीआई नहीं होता, और खासतौर से बैंकिंग मेक और ब्रेक वाला मामला है, तो मैं पक्के तौर पे कहता था कि आज शॉर्ट कवरिंग होनी है। ये खाली रिजल्ट्स के दम पर थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग को लेकर कॉन्फिडेंस कम है, और खासतौर से कम कॉन्फिडेंस इसलिए भी कम है कि कल जिस तरह से बाजार को थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था, या जैसे ही गया 5 मिनट भी टिका नहीं पा, तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है। अदरवाइज मेरे ख्याल से एक बार की शॉर्ट कवर करके थोड़ा ऊपर के लेवल का इंतजार करना चाहिए, फिर से मंदी करने के लिए। तो ये शुरुआती स्ट्रैटेजी है, और जब इंडिकेटिव एक्शन की शुरुआत होगी तो वापस स्ट्रैटेजी पर विजिट करेंगे और आपको बताएंगे करना क्या है। इंडेक्स पर हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। राकेश बंसल हैं, अविनाश गुरकसाकर हैं, आशीष केलकर हैं। और अब फोकस करते हैं आज की तमाम इवेंट्स पर, आए हुए नतीजों पर, और आज जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है वो आपको बता दी जाए। तो पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है, और शुरुआत करते हैं रजत के साथ, जो कुछ वायदा कारोबार की बेहतरीन कंपनियों के रिजल्ट्स लेकर हमारे साथ है। अच्छे रिजल्ट्स भी हैं क्या रजत? नहीं, मिले जुले ही लग रहे हैं मेरे को। तो यहाँ पर पहले डीएलएफ से शुरुआत कर लेते हैं एलएनजी, क्योंकि यहाँ पर जो मुनाफा है वो 143 करोड़ से बढ़कर 243 करोड़ पहुंचा है। मैनेजमेंट की गाइडेंस ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है इस बार Q4 नतीजों में ये कि एबिटा जो है वो 711 करोड़ से घट गया है, और ये पहुंच गया है 454 करोड़। मार्जिन भी 28.3% से घटे हैं, और ये अब आ गए हैं 24.6%, यानी कि 25% के नीचे के मार्जिन हैं। और नतीजे इसलिए भी इनलाइन नहीं है या फिर अनुमान के मुताबिक नहीं, क्योंकि अदर इनकम, अन्य आय जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, और ये वायनवा बेसिस पे 200 करोड़ से बढ़ गई है, 286 करोड़ से बढ़कर 268 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रंट पे या फिर मार्जिन पिक्चर डीएलएफ की ठीक नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट की गाइडेंस स्ट्रांग है। स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज्यादा टूट चुका है, देखना होगा कि आज कैसे परफॉर्म करता है। जस्ट डायल, ये नतीजे जो है बिल्कुल हमारे अनुमान के मुताबिक हैं, इनलाइन है। मुनाफा 25.4 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़, हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 39 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी पोस्ट करेगी। एबिटा 46 करोड़ का है डॉट हमारे अनुमान के मुताबिक, 32 करोड़ से बढ़कर 46 करोड़, और मार्जिन भी 23% के हैं जो हमारे अनुमान के बिल्कुल मुताबिक हैं, तो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। महानगर गैस ये डिसपॉइंट कर गया काउंटर, और इनफैक्ट मुनाफा जो है वो 99.5 करोड़ से बढ़ा जरूर है 105 करोड़, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 126 करोड़ का मुनाफा जो है वो महानगर गैस पोस्ट करेगी। मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 33% रहेंगे, उसके मुकाबले 27% रहे, और ये वाई एंड वाई बेसिस पे घटे हैं, हम तो इजाफे की उम्मीद कर रहे थे। और एबिटा भी 176 करोड़ आया है, हमारा अनुमान जो था वो 203 करोड़ के आसपास का था, तो नतीजे हमारे अनुमान से कमजोर हैं। और फ्यूचर रिटेल पे नजर रखनी होगी, क्योंकि यहां पर 123 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 464 करोड़ का घाटा जरूर पोस्ट किया है कंपनी ने, लेकिन एक मुश्त घाटा है इस बार, 600 करोड़ के आसपास का वन टाइम लॉस कंपनी ने पोस्ट किया है। और एबिटा यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये भी 183 करोड़ से बढ़कर 187 करोड़ आ गया, तो मिले जुले नतीजे हैं, लेकिन वन टाइम लॉस की वजह से ये आपको घाटे में दिखाई दे रहा है, 464 करोड़ का घाटा। ठीक है, तो फ्यूचर रिटेल, जस्ट डायल और डीएलएफ की बात की है रजत ने, लेकिन इसके अलावा और भी नतीजे हैं मिड कैप स्मॉल कैप के जो कल आए हैं। सुमित के पास है वो नंबर्स, बताइए सुमित, कौन सी कंपनियां हैं और कैसे नतीजे रहे हैं? देखिए, शुरुआत करूंगा मोतीलाल ओसवाल के साथ। मिले जुले नंबर्स यहां पर देखने को मिले हैं। मुनाफा 90 करोड़ से बढ़ के 148 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आया है, और आय भी 550 करोड़ से 750 करोड़ रुपए आई है। आय मुनाफा दोनों बड़ा है। बीटा जो है वो भी 263 करोड़ से बढ़ के 311 करोड़ है, लेकिन मार्जिन श्रिंक हुए हैं, 48% से गिर के 41% आए हैं। तो मिले जुले नंबर्स हैं, बहुत फायरवर्क्स की उम्मीद ना रखें। इसके अलावा टिमकेन के नंबर्स हैं, और नंबर्स वीक हैं। जो इनके मुनाफा है वो करीब 26 करोड़ से गिरकर 23 करोड़ आया है। एबिटा 38 करोड़ से 46 करोड़ रुपए आया है, लेकिन मार्जिन 13%, 13.5 14% से घट के करीब 13% के आसपास आए हैं। तो वीक साइड पे ही टिमकेन के नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छे नंबर्स के लिए आप एक्शन कंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं। मुनाफा 2 करोड़ से बढ़ के 21 करोड़ रुपए आया है, 10 टाइम्स यहाँ पे एक जंप है। आय भी 245 करोड़ से 367 करोड़ है। एबिटा 9.5 करोड़ से बढ़ के 38 करोड़ रुपए कंपनी ने पोस्ट किया, और मार्जिन भी 7% बढ़े हैं, 3% से करीब 11% के आसपास मार्जिन आया। तो एक स्ट्रॉन्ग नंबर एक्शन कंस्ट्रक्शन ने पोस्ट किए हैं। नवकार कॉम्प के नंबर्स में भी अच्छे नंबर्स कहे जा सकते हैं। एबिटा करीब 35% से बढ़ के 43% है, और एबिटा अगर अदरवाइज बात करें तो 35 करोड़ से बढ़ के 50 करोड़ के आसपास है, करीब 15 करोड़ का इंप्रूवमेंट वहां पर भी, और मुनाफा भी अनुमान से बेहतर साइड पे आया है। तो अच्छे नंबर नवकार कॉप और एक्शन कंस्ट्रक्शन के हैं। वीकर साइड पे टिमकेन और मोतीलाल ओसवाल के मिले जुले नंबर्स कह सकते हैं। आखिरी में एस्टर डीएम हेल्थ केयर के नंबर्स आए हैं। यहाँ पर कंपैरिजन करना मुश्किल है कि अभी पहला क्वार्टर कंपनी ने अपना पोस्ट किया है, इससे पहले इनके नंबर्स नहीं आए थे। तो इनका मुनाफा 190 करोड़ रुपए आया है, और आय 1780 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर पोस्ट की है। ये कहना मुश्किल है कंपनी किस साइड रिएक्ट करेगी, इसको जरा क्रूशियली या ध्यान से इस पर ट्रेड करें।
तो ये है तमाम नतीजे जिन पर आज स्टॉक्स देने वाले हैं रिएक्शन, लेकिन स्टॉक रिएक्शन देंगे खबरों के दम पर भी, और ये तमाम स्टॉक्स खबरों के दम पर जो चलने वाले हैं, गिरने वाले, बताने के लिए तैयार है। डिम्पी बताइए। अनिल जी, आज शुगर स्टॉक्स पर आप ध्यान रखिए। इंट्राडे के लिए ही खबर है। सूत्रों के हवाले से ये पता लगा कि 30 लाख टन का सरकार बफर स्टॉक बनाना चाहती है। बफर स्टॉक कहने का मतलब कि चीनी को पहले स्टोर करके रख दिया जाएगा ताकि प्राइसेस के मूवमेंट को ऊपर नीचे होने से थोड़ा रोक दिया जाए। ये 30 रुपया पर केजी पर चीनी की बफर मिल से जो चीनी ली जाएगी और इनको होल्ड करवा दिया जाएगा। तो मिलों के लिए अच्छी खबर है ये, अगर सरकार बफर स्टॉक बनाती है तो। एक दूसरी अहम खबर जो है वो है सिंटेक्स प्लास्टिक को लेकर। मॉर्गन स्टैनले ने करीब 45 लाख शेयर इसके खरीदे हैं और शेयर के जो दाम है वो मौजूदा भाव पे, ये 51 रुपीज़ 98 पैसा पे ये शेयर खरीदे गए हैं। और ये मॉर्गन स्टैनले ने खरीदा, फ्रांस वाली जो यूनिट है उसने इसके शेयर खरीदा, और शेयर में 74% की कैश डिलीवरी भी है। एक और खबर जो आई थी वो थी फ्यूचर लाइफस्टाइल को लेकर। कल 8.5% प्रमोटर सहित करीब 5 एंटिटीज ने हिस्सेदारी बेची थी और करीब 1.5 करोड़ शेयर बनते थे। उसका डिवीजन आ चुका है कि किस किस ने बेचा, किस किस ने खरीदा। बेचने वाले तो फ्यूचर ग्रुप के ही 4 प्रमोटर थे और एक कंपनी और थी, लेकिन जो खरीदे हैं वो बड़े नाम इंटरेस्टिंग है, जरा सुनिए। एक तो बेनेटन कोलेमन है, जो कि अगर इसको नहीं समझ पा रहे तो टाइम्स ऑफ इंडिया को यही चलाती है, और ये 34 लाख शेयर इन्होंने खरीदे हैं। और एक स्पेक्टर इन्वेस्टमेंट के नाम से है, करीब 1.5 करोड़ शेयर इन्होंने भी खरीदे हैं। जो कल डील हुई है वो 434 से 438 के रुपए के बीच में हुई है और एक करीब 700 करोड़ का साइज है डील का। ठीक है, तो ये तमाम वो स्टॉक्स है जहां पर आज खबरों का इम्पैक्ट दिखेगा। आइए शामिल करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को और लेते हैं उनसे आज की स्ट्रेटेजी। राकेश बंसल साहब हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में, अविनाश गोरक्षकर जी और आशीष केलकर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है जी बिजनेस पर। बंसल जी, शुरुआत आपकी पिक्स के साथ की जाए। क्या इरादा खरीदारी का है, बिकौली का है? अनिल जी, मेरा इरादा खरीदारी का है और मोस्ट क्लियरली जितनी भी मंदी है वहां बड़ा मैनेज होकर शॉर्ट पोजीशंस को मेंटेन करना चाहिए। अच्छा। रीजन अनिल जी ये है कि कल के सत्र में बेंचमार्क, जितने भी बेंचमार्क तीनों यूएस बेंचमार्क इंडाइसेस हैं, सब में बहुत बड़ी इंटेंसिटी का एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। टेक्निकली मुझे लगता है 200 से 300 पॉइंट की रैली डाउ जोन्स में आज भी बननी चाहिए। हाँ अनिल जी, एक मिनट, अमेरिका की फ्यूचर बताओ जरा। फिर तो एक पहले फ्यूचर देख ले। 200-300 पॉइंट डाउ बढ़ाने को तैयार है, और मेरे को याद है पिछली बार भी आपने यही कमाल किया था बंसल जी, जब पिछली बार बोले थे डाउ बढ़ेगा बढ़ेगा, और क्या भागा उस दिन। अनिल जी, कमाल पता क्या है, 2011 के अंदर सिमिलर पैटर्न्स में मैं किसी फंड के साथ काम करता था, तब मैंने वहां पे मंदी काटने की राय दी थी। अच्छा। और मेरे को एक बिग फैट एक सिंगल डे का एक बड़ा बोनस चेक मिला था। तो सिमिलर पैटर्न से अनिल जी मंदी को हमारे यहाँ भी करवा दो मंदी। आप जो बोलोगे वो दिलवा देंगे। आप बोलो चाहिए क्या? अनिल जी, मैं तो दिल से बोल रहा हूँ कि मंदी को संभालना चाहिए, और मेरी बाई कॉल्स ही हैं। पहला बर्जर पेंट अनिल जी, ये स्टॉक बिल्कुल भी मंदी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। टेक्निकली अनिल जी क्रूड के बढ़ने के कारण बाकी सब कुछ गिरा है, बर्जर पेंट बिल्कुल नहीं गिरा है। बर्जर पेंट को खरीदने की राय रहेगी। 278 का एक स्टॉप लॉस लगाए, 295 का एक टारगेट। दूसरा एक कैश सेगमेंट से डॉक्टर पैथ लैब्स, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। इसके 14 मई को अनिल जी रिजल्ट आए थे, 15 मई को एक काफी बड़ा कोई अपग्रेड आया था जो आपके चैनल पे भी कवर हुआ था। प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी स्ट्रांग है। 850 का एक स्टॉप लॉस लगाए, 972 के टारगेट के लिए इसको बाय करके चलना चाहिए। एंड अनिल जी, बाकी जो मैंने बाय कॉल्स चैनल पे दी हुई है, पहले डाबर, कॉनकॉर्ड, टीसीएस, यहाँ पर भी खरीदारी करनी चाहिए। और कल एक बीटी एसटीटी दिया था मैंने सेल साइड पे टाइटन पर, हालांकि टेक्निकल पैटर्न खराब है, जिस रेट पर रिकमेंड किया था वहां से 5 रुपए नीचे ही बंद हुआ है। बट मेरा ऐसा मानना है यहाँ टारगेट की वेट नहीं करना चाहिए, मॉर्निंग में इसको भी क्लोज करना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर लाल पैथलैब्स का जिक्र कर रहे हैं। रिजल्ट्स के बाद सीएलएसए की रिपोर्ट आई थी 1400 प्लस के टारगेट्स के साथ, तब ये स्टॉक 15-16% दौड़ा था और कल भी बाजार बंद होने से पहले चला था। तो तेजी की कॉल है। आशीष केलकर की भी पिक्स पूछ लेते हैं। बताइए आशीष, आपके रिकमेंडेशंस क्या हैं? गुड मॉर्निंग। 2 स्टॉक है मेरे रडार पर। पहला रहेगा डिविज लैब। डिविज लैब का अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं तो इसने एक बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे लिया है, तो मैं मानता हूं यहाँ से एक उछाल इस स्टॉक में आना चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 1120 का लगाएंगे। ये 1120 का लेवल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने 3 बार यहाँ से उछाल लिया है, तो 1120 इंपॉर्टेंट लेवल है, वो स्टॉप लॉस होगा। और पहला लक्ष्य चार्ट के ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो है 1170 का। और दूसरा जो स्टॉक है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स की अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं तो और ज्यादा बेरिश बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे बिकवाली करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 279 का होगा और पहला लक्ष्य होगा 268 का।
अच्छा, अविनाश जी हमारे साथ है। अविनाश जी बताइए, आपकी क्या राय है, खरीदारी बिकवाली के क्या लेवल्स आकर्षक हो गए जहां पर खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए? यदि हाँ तो कौन से शेयर आप खरीदेंगे, बताइए। नहीं, मुझे लग रहा है कि अनिल जी करंट लेवल पे भी खरीदा जा सकता है, क्योंकि हमको लग रहा है कि मार्केट जिस लेवल पे है, हमको लग रहा है कि मैक्सिमम 10,450 का जो लेवल है वो काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है, और इस लेवल पे तो ज़रूर थोड़ी बहुत बाइंग करनी चाहिए। हमको दो स्टॉक्स पसंद है। पहला स्टॉक है भारत फौज। भारत फौज आज नतीजे भी डिक्लेयर करेगा, और जिस प्रकार का हेडविंड हमने डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल मार्केट में और यूएस के मार्केट्स में देखा है, इनके लिए आने वाला साल भी काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। रुपया का भी हेडविंड इनके लिए पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जरूर एक खरीदने का मौका बनता है। हमारा नियर टर्म 1 ईयर का टारगेट करीबन 875-900 रुपीज है। और दूसरा स्टॉक है बाटा। बाटा भी कंजम्पशन स्पेस का एक वेल नोन प्लेयर है। जिस प्रकार के नतीजे हमने अभी सारे कंजम्पशन प्लेस से देखे, यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि अगर 6 to 12 मंथ्स का नजरिया है तो कम से कम 870-875 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो दोनों शेयर्स में एक अच्छा विकल्प बन सकता है अगर 6 to 12 मंथ्स का नजरिया है। वो कॉन्फिडेंस लेवल तो गजब का है अविनाश जी, रिजल्ट के दिन ही और रिजल्ट के पहले ही खरीदने की हिम्मत है, तो बड़ी बात है ये तो। चलिए, भारत फौज और बाटा दोनों के नतीजे आज ही आने वाले हैं, तो नतीजे कैसे रहेंगे ये भी बात कर ही ली जाए। तो नतीजे को बताने के लिए हमारे साथ अंचल और संदीप शामिल हो रहे हैं। पहले अंचल आप बताइए, भारत फौज SBI कैसे रहेंगे रिजल्ट्स? शुक्रिया अनिल जी। देखिए, इनका जो कॉन्फिडेंस है आशीष अविनाश जी का, वो सपोर्ट कर देते हैं उसको। नंबर्स अच्छे रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। अगर भारत फौज की बात करें, आय करीब 23% बढ़ने का अनुमान है। क्लास 8 ट्रक सेल्स स्ट्रांग रही है यूएस में, उसका सीधा फायदा कंपनी को होगा। वहीं कंपनी के ऑपरेटिंग मुनाफे में भी ऑलमोस्ट 38% की जंप की उम्मीद की जा रही है। मार्जिन 27% से बढ़कर 30.3%, यानी करीब 3.25% की ग्रोथ मार्जिन फ्रंट पे भी इस बार एस्टिमेटेड है। और रही बात मुनाफे की, तो अगर आप रिपोर्टेड पैट को कंपेयर करें तो 16% ही बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन पिछले साल इस क्वार्टर में 38 करोड़ का एक वन टाइम गेन था, उसे एडजस्ट करके देखेंगे तो एडजस्टेड मुनाफा 41% तक बढ़ सकता है। तो एक अच्छा क्वार्टर भारत फौज के लिए ये रह सकता है आज। वहीं दूसरी ओर SBI के केस में सारा दारोमदार इस बारी नंबर्स पे रहेगा, रिकवरी पर। कंपनी की बैंक की NII में 4% की गिरावट का अनुमान है। थोड़ा सा लोन बुक और डिपॉजिट स्लगिश रहे हैं, उसका इंपैक्ट आएगा। लेकिन वहीं प्रोविजनिंग का आंकड़ा जो है 19,000 करोड़ से पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में 18,000 करोड़ के आसपास की प्रोविजनिंग रह सकती है। वो थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस देगी बैंक को मुनाफे के फ्रंट पे, और वही कारण है इस बारी कंपनी का जो घाटा है 1886 करोड़ से घटकर करीब 800 करोड़ रहने का अनुमान है। लेकिन अगर इसमें रिकवरी स्ट्रांग रहती है या फिर रिकवरी का जो ट्रेंड है वो अपर साइड पे रहता है, तो ये घाटे का फिगर और कम होता हुआ दिखेगा। तो इसलिए रिकवरी के आंकड़ों पे नजर रखिएगा। जहां तक रही बात फ्रेश स्लिपेजेस की, तो वो कहीं ना कहीं अभी भी एलिवेटेड है। ग्रॉस NPA 11.2% के आसपास रह सकते हैं, 10.35% से बढ़कर। लेकिन प्रोविजनिंग धीरे धीरे कम होना वो एक अच्छी चीज होगी, बिकॉज NCLT में कोई नए अकाउंट्स ऐड हुए नहीं है। ऑलरेडी बैंक 50% ज्यादा की प्रोविजनिंग कर चुका है, तो वो एक सपोर्टिंग फैक्टर जरूर हो सकता है इस बार। इनफैक्ट डॉक्टर रेड्डी सिप्ला के भी नंबर्स आज आने हैं, बताएंगे आपको अब से कुछ ही देर में कि नंबर्स कैसे रहेंगे। लेकिन उससे पहले फटाफट से ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स जान लेते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स है जहां पर रिपोर्ट्स आई हैं। संदीप बताइए। सबसे पहले तो दीपाली आपको कोलगेट पे नजर रखनी होगी। कल नंबर्स आए थे, नंबर्स ठीक थे, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ डिसअपॉइंटिंग थी और सीएलएसए ने डाउनग्रेड किया स्टॉक को। पहले भी अंडर परफॉर्म रेटिंग थी, अब इसे सेल रेटिंग कर दिया है और 1120 रुपए के टारगेट प्राइस वो दे रहे हैं। इसके अलावा क्रेडिट स्विस ने भी न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है और 1225 रुपए के आसपास के टारगेट प्राइस हैं और ब्रोकर्स इस स्टॉक को लेकर पॉजिटिव नहीं साउंड कर रहे हैं। इसके अलावा फ्यूचर रिटेल, जिसके नंबर्स रजत आपको बता रहे थे, ब्रोकर्स लंबी अवधि के लिए अब भी खरीदारी की राय दे रहे हैं, लेकिन टारगेट प्राइस कट किए गए हैं। HSBC ने टारगेट घटाकर 700 रुपए कर दिया है, पहले ये 730 रुपए का था। वो कह रहे हैं कि जो SSS ग्रोथ थी वो काफी कमजोर थी अगर आप Q4 की बात करें। और जेफरीज ने होल्ड रेटिंग बरकरार रखी है, 550 रुपए का टारगेट प्राइस दिया गया है। तो फ्यूचर रिटेल पे आप नजर रख के चल सकते हैं। लेकिन पेट्रोनेट LNG, इसके नंबर्स काफी स्ट्रांग थे और खासतौर पे जो वॉल्यूम ग्रोथ 18% थी वो ब्रोकर्स काफी पसंद कर रहे हैं। डॉइश बैंक ने 310 रुपए का टारगेट दिया है, नमूरा ने 300 रुपए और जेफरीज ने 290 रुपए के टारगेट दिए हैं। और सभी ब्रोकर्स का एक ही मत है कि स्टॉक में अब भी खरीदारी की जा सकती है। आखिर में एक अल्ट्राटेक सीमेंट पे भी नजर रखिए। सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है, 5000 के लक्ष्य उन्होंने दिए हैं और बाय रेटिंग अब भी बरकरार रखी है। उनका कहना है कि जो सेंचुरी का बिजनेस आ रहा है इनके पास, उस अधिग्रहण से इनकी जो क्षमता है, एक तो वो 100 मिलियन टन के पार पहुंच जाएगी और दूसरी बात इनको कुछ ब्रांडिंग और कॉस्ट से रिलेटेड कुछ सिनर्जीज, उसका भी फायदा आता हुआ दिखेगा, जो कि इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। ओके, तो ये है तमाम वो रिपोर्ट्स जहां पर आज एक्शन दिखने वाला है। हम आपके पास कुछ और नतीजों के लिए आएंगे, लेकिन उससे पहले इनमें से कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर मैं रिएक्शन लेना चाहता हूं और पहला है DLF। आशीष जी जरा इस पर राय दीजिए।
नंबर्स कोई ऐसे दमदार नहीं दिख रहे हैं। जो कुछ मुनाफा बढ़कर आया है उसमें अन्य आय का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है, मार्जिन्स वगैरह पे दबाव है। डीएलएफ चार्ट्स वैसे तो कमज़ोर था लेकिन नंबर के पहले शॉर्ट भी हो गए हैं लोग। तो ये बताइए अहम लेवल क्या है डीएलएफ के लिए और क्या करना चाहिए? अनिल जी गुड मॉर्निंग। इसका अगर चार्ट देखते हैं तो बहुत ही वीक दिखाई दे रहा है। इसने जो रिसेंट बॉटम जो बनाया था जो कि करीबन 197 का था वो भी पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसने तोड़ दिया है, तो चार्ट और भी खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं मानता हूं इसका अगला जो लक्ष्य चार्ट के ऊपर निकल के आ रहा है वो है करीबन 184 का, जो अगले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में हम टेस्ट करते हुए देख पाएंगे। तो जिनकी शॉर्ट पोजीशन है वो डेफिनेटली बनाए रहना चाहिए। उनके लिए जो स्टॉप लॉस मैं रेकमेंड करूंगा वो होगा 197 का, जो कि पहले सपोर्ट था वो अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। तो 197 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यू करना चाहिए। अगले दो या 3 ट्रेडिंग सेशन में हम इसको 183 से लेकर 180 के लेवल को छूते हुए देख पाएंगे। ठीक है, और कमजोर हो सकता है यहाँ से, लेकिन डीएलएफ पर ध्यान देना चाहिए वैसे लॉन्गर टर्म के लिए अनिल जी, क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव और अगले महीने ये 4000 से 4500 करोड़ का क्यूआईपी भी लेकर आने वाले हैं। मार्च 2019 तक डेट फ्री होने का टारगेट है इनका, 5500 करोड़ का कर्ज तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आने के चांस बनते हैं। चलिए देखते हैं आज कितनी आती है शॉर्ट कवरिंग। लेकिन शॉर्ट कवरिंग क्या एमजीएल में आएगी? वैसे चांस तो बनते नहीं, क्योंकि एमजीएल के रिजल्ट तो बहुत ही खराब है, मतलब खराब नहीं अच्छे वाले खराब है एकदम। तो बंसल जी जरा देखिए चार्ट एमजीएल में करना क्या चाहिए? ये तो गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है। देखिए अनिल जी यहाँ पे टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है और टेक्निकली अनिल जी एक सपोर्ट के पास में चल रहा है। कल 841 के लेवल्स के अराउंड क्लोजिंग ली है स्टॉक ने। कल एक 845 के लेवल्स को भी ब्रेक करा है अनिल जी। यहाँ पर थोड़ा सा लेवल्स में वॉच रखना चाहिए। अगर 850 के ऊपर स्टॉक निकलता है तब एक पुल बैक की संभावना बनेगी, एल्स यहाँ पे चांसेस ऑफ पुल बैक कम लगते हैं अनिल जी। मुझे लगता है कि अच्छा फंसे हुए लोग क्या लेवल आए तो निकल जाएं, ये बताइए मुझे तो अनिल जी। मतलब और जिनके पास तेजी की पोजीशन है शॉर्ट स्टॉप लॉस कहाँ रखे, दोनों ही चीज बताइए अनिल जी। जिनके पास मंदी की पोजीशन है वो 848 का एक स्टॉप लॉस लगा के, तेजी की जिनके है वो अनिल जी जिनके पास तेजी की पोजीशन है वो कल के लो का 832 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। ओके। बट अनिल जी एक्शन एफएनओ के अंदर आपको वहां देखने को मिलेगा जहां पर कल के सत्र में लेवल्स टूटे हैं अनिल जी। मंदी तो पिछले 3-4 दिनों से चली आ रही है और जिन स्टॉक्स ने सबसे आखिर में ब्रेकडाउन दिया है वहां पे लोग फंसते हैं। अच्छा हाँ, तो एमजीएल तो अनिल जी पहले से गिरता हुआ पहले से ही है, 905 रुपए से गिर गया। चलिए आइए संदीप से करते हैं बात और पूछ लेते हैं उन्हें डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला, ये 2 फार्मा कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। किसकी सेहत चुस्त दुरुस्त है, किसकी होने वाली है खराब, बताइए संदीप। देखिए डॉक्टर रेड्डीज के नंबर खराब आ सकते हैं लेकिन सिप्ला के नंबर्स में इस बार इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सिप्ला के नंबर्स अगर आप देखें तो इनकी जो सेल्स है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। एक तो इनका जो घरेलू कारोबार है वहाँ पे छोटा बेस है तो उसका इम्पैक्ट इस बार पॉजिटिव साइड पे देखने को मिलेगा और साथ ही साथ जो यूएस का बिजनेस है वो भी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखेगा। इनके जो मार्जिन्स हैं, छोटा बेस है तो छोटे बेस से इनके जो मार्जिन्स हैं उसमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। 14% के आसपास के इनके मार्जिन थे वो बढ़कर 19.5% के आसपास के हो सकते हैं और वैसे भी इनका जो रिसर्च पे खर्च है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, उससे भी इनके जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा और नेट ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आ सकती है। 62 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा था, उसके मुकाबले 380 करोड़ रुपए के आसपास के जो मुनाफे के नंबर्स है वो आते हुए दिखेंगे क्योंकि इस बार जो यूएस का कारोबार है वो भी अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा। हमारा ऐसा अनुमान है वहां पे करीब 20% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। डॉक्टर रेड्डीज की जहां तक बात है तो आय अगर आप देखेंगे आपको फ्लैट नजर आएगी क्योंकि यूएस का जो कारोबार है वहां पे दबाव इस बार जारी रहेगा और यूरोप में भी हम मान रहे हैं कि शायद 5% के आसपास की सेल्स में कमी देखने को मिलेगी। भारतीय कारोबार सिप्ला की तरह इनका भी काफी अच्छा देखने को मिल सकता है लेकिन शायद ये इतना इनाफ नहीं होगा। अबिड्डा के फ्रंट पे ऑपरेशनली अगर आप देखें तो यहाँ पे भी छोटा बेस है तो हो सकता है 9.5% के आसपास की बढ़त अबिड्डा में आए और मार्जिन्स 1.5% के आसपास बढ़ेंगे। सिप्ला की तरह बहुत ज्यादा जंप नहीं आएगा लेकिन हाँ छोटा बेस है तो मार्जिन थोड़े से इंप्रूव होते हुए दिखेंगे लेकिन मुनाफे पे इस बार दबाव देखने को मिलेगा क्योंकि जो टैक्स का भुगतान है वो पिछले तिमाहियों में कम रहा है। इस बार हो सकता है कि टैक्स का जो भुगतान है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर देखने को मिले जिस वजह से मुनाफा करीब 9% गिरकर 297 करोड़ रुपए के आसपास आ सकता है। सिप्ला के स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ सकते हैं, डॉक्टर रेड्डीज हो सकता है थोड़ा सा निराश करे। ठीक है अविनाश, आपने भारत फोर्ज और बाटा पे तो रणनीति बताई, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला पे बताइए नंबर्स से पहले क्या करें। डॉक्टर रेड्डीज बेच दें, सिप्ला खरीद ले, क्या स्ट्रैटेजी काम करेगी क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज से काफी खराब नंबर एक्सपेक्टेड है।
नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूं कि सिप्ला का स्टॉक अगर हम डॉक्टर रेड्डी से कंपेयर करें तो डेफिनेटली प्राइस रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटिव टर्म्स में सिप्ला का वैल्यूएशन अभी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। हालांकि नंबर्स में अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी, ये मोटा मोटी मार्केट्स मान के चल रहा है, बट यहाँ पे आगे मैनेजमेंट की क्या कॉमेंट्री रहेगी स्पेशली यूएस मार्केट्स को लेके, नए प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स को लेके, वो इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज की दिक्कतें हमको लग रहा है शायद 1-2 क्वार्टर्स और कंटिन्यू रहेगी, और जिस प्रकार की वैल्यूएशन डॉक्टर रेड्डी ट्रेड कर रहा है यहाँ से कोई इंक्रीमेंटल अपसाइड आने की उम्मीद कम है। इनफैक्ट नतीजे अगर उम्मीद से थोड़े और खराब आते हैं तो आपको एक बिकवाली ज्यादा डॉक्टर रेड्डीज में देखने को मिलेगी। तो सिप्ला डेफिनेटली इवन करंट लेवल्स पे अगर आज कोई खरीदना चाहे रिजल्ट्स के पहले, तो हमको लग रहा है कि डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म ट्रेड भी बन सकता है, बट लॉन्गर टर्म में हमको लग रहा है कि FY19 विल बी अ मच बेटर ईयर कंपेयर टू लास्ट ईयर। ओके, तो चलिए ये है डॉक्टर और सिप्ला, 2 रिजल्ट्स पर, आने वाले रिजल्ट पर आए। फ्यूचर रिटेल, जरा आशीष ये देखिए इसके चार्ट्स और बताइए इसमें क्या किया जाए। रिजल्ट तो ढीले ही नजर आ रहे हैं, और साथ ही जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं उन्होंने भी टारगेट घटाए हैं। HSBC ने 720 से 700 किया है, जेफरीज का तो 550 का ही टारगेट है। तो फ्यूचर रिटेल क्या नंबर्स के बाद पिट सकता है, गिर सकता है, कमजोर हो सकता है, क्या होगा? इसका चार्ट देखते हैं ना अनिल जी, ओवरऑल पिछले 4-5 महीने अगर हम देखते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, मतलब एक कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक बहुत ही नीचे आया है, फ्रॉम अ लेवल ऑफ अराउंड 620 से लेके ये 520 तक नीचे आ चुका है फ्यूचर रिटेल का स्टॉक। तो मैं मानता हूं इसमें जो बिकवाली हावी हुई है वो और नीचे आने की संभावना है। इसका जो नीचे वाला बेस है वो बेस है करीबन 480 से लेके 500 के बीच में, तो और करीबन 20 से 30 रुपए का फॉल हम इस पर्टिकुलर स्टॉक में आते हुए देख पाएंगे। जब ये स्टॉक 480 के लेवल के करीब आया है, वहां से उसके बाद ही उसमें एक उछाल आता हुआ देखा है, तब तक ये स्टॉक हमेशा 480-500 बीच में आ सकता है। तो ये चार्ट के ऊपर आसार अभी भी वैसे ही है कि इसमें और भी बिकवाली हावी होती हुई हम देख पाएंगे। ठीक है, बिकवाली हावी हो सकती है फ्यूचर रिटेल में, पूरा ही फ्यूचर ग्रुप फोकस में रहेगा क्योंकि फ्यूचर कंज्यूमर के आज नंबर्स आने हैं, और कल फ्यूचर लाइफस्टाइल में मल्टीपल ब्लॉक डील्स हुई थी तो वहां भी हमने एक वीकनेस देखी थी, तो पूरे ही ग्रुप पर आज ध्यान रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं कुछ और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स, और रजत देवकर हमारे रिसर्च एनालिस्ट हमारे साथ हैं ब्रोकरेज हाउस की ये सारी ट्रेडिंग कॉल्स लेकर। बताइए रजत, ज्यादा बाय वाले आइडियाज सेल वाले? नहीं, मिले जुले हैं, बाय वाले इनफैक्ट ज्यादा हैं। अच्छा। लेकिन बिकवाली के साथ शुरुआत करें तो L&T फाइनेंस, इसको बेचकर चले, IDBI कैपिटल मानता है यहाँ पर शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी, और 161 ये आज के दिन का टारगेट रहेगा L&T फाइनेंस पे, और 169.5 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। L&T फाइनेंस पहला बिकवाली का सौदा। खरीदना है तो बैंक ऑफ इंडिया, कल भी तेज हुआ था और आज भी हो सकता है कि एक्शन में रहे। 102 के टारगेट के लिए बैंक ऑफ इंडिया पे दाव लगाने की सलाह है। 96 का एक स्टॉप लॉस इस स्टॉक पे लगाना होगा। एक्सिस सिक्योरिटीज की सेल कॉल है, और वो सेल कॉल है HDFC लिमिटेड पे। ये स्टॉक तोड़ रहे हैं कि HDFC लिमिटेड पे हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। 1790 का टारगेट दे रहे हैं एक्सिस सिक्योरिटीज, और 1838 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। आपको एक चीज बताऊं, ये जब भी HDFC लिमिटेड किसी दिन ऐसा खराब सा टूटे ना, उसके आसपास जाके मार्केट बॉटम बनाता है, क्योंकि जब आखिर में है ना बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक बिना वजह टूटते हैं, तो अगर ये सही हो जाए तो बढ़िया बॉटम भी बन जाए मार्केट का फटाफट। आगे बताइए। अच्छा, एक है फिनिक्स लिमिटेड, ये इसलिए ले लिया मेरे ख्याल से क्योंकि अंतिम चरण में स्टॉक चढ़ा था, निचले स्तरों से एक रिकवरी देखने को मिली थी। एक्सिस सिक्योरिटीज मानता है कि 730 तक जा सकता है, 702 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का तो दिन रहेगा, लेकिन चॉइस ब्रोकिंग BPCL पे बुलिश है, और वैसे इनके ना पोजिशनल टारगेट्स आते हैं, थोड़े टारगेट्स लंबे लेते हैं। 418 का टारगेट लेकर चल रहे हैं BPCL पे, और 382 का एक स्टॉप लॉस लगाकर चलना होगा। और AB मनी, देखिए कल जुबिलेंट फूड वर्क्स पे कॉल आई थी मोतीलाल ओसवाल की, और आज AB मनी की कॉल आ गई। ये बोल रहे हैं 2600 तक पहुंच जाएगा ये स्टॉक, 2480 ये एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और आज जो मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज की कॉल आई है वो है TCS पे, ये बोल रहे हैं 3640 का टारगेट रखें और 3500 का स्टॉप लॉस लगाएं, तेजी बनाएं TCS पे। बंसल जी खुश हो गए? बंसल जी आपके बाद अब मोतीलाल जी भी बुलिश हो रहे हैं, 3640 का टारगेट दिया है। अच्छा, मेरे भी खुश होने की एक वजह है, जुबिलेंट फूड पर AB मनी का आज बाय कॉल आया है, तो बताइए TCS अब आज फ्रेश कॉल आपका? अनिल जी, TCS तो डेफिनेटली मैंने इसको ऐड नहीं करा, मैंने कहा आप बोलेंगे कि रोज रोज TCS को रिकमेंड ना रोज रोज दो आप, अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो उसमें क्या दिक्कत है? अनिल जी बिल्कुल, मुझे लगता है TCS मौजूदा स्तरों पे भी एक अच्छा बाय है, और अब जो स्टॉप लॉस है वो 3480 पे लगाना चाहिए, और टेक्निकली मेरे भी टारगेट 3640 3650 के हैं फॉर दिस एक्सपायरी। ठीक है, लेकिन BPCL पर एक कॉल आई थी, और कल दिन के ऊपरी स्तरों पर BPCL, HPCL, IOC तीनों स्टॉक्स बंद हुए थे।
आशीष, आप बताइए, बीपीसीएल पर तो हमें एक तेजी की कॉल मिली है, लेकिन एचपीसीएल, आईओसी, यहाँ भी कोई तेजी का मौका बन रहा है क्या आज के लिए? डेफिनेटली अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो मैं एचपीसीएल के साथ थोड़ा जाना चाहूंगा। वैसे आज नतीजे भी है तो इसमें थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहने की संभावना है, लेकिन मैं मानता हूं कि डेफिनेटली 330 तक ये स्टॉक हम जाते हुए देख पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस चार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जब जब एक उछाल के बाद एक करेक्शन आता है तो करेक्शन के बाद यूटर्न लेके वो पिछला टॉप तो डेफिनेटली टेस्ट करता ही है। तो पिछला टॉप अगर मैं देखता हूँ तो करीबन 330 रुपए का है, तो यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। ओपनिंग के बाद देखना चाहिए कहाँ ओपन होता है और उसके बाद पहला लक्ष्य 330 का पकड़ के हम चल सकते हैं एचपीसीएल में। तो एचबीपी आईओसी पर रखिए नज़र। इसके अलावा शुगर शेयरों पर आज जो खबरें आ रही है, वैसे तो कल शेयर भाग चुके हैं, थोड़ा सा प्राइस बढ़ाई जा सकती है, 30 रुपए की भाव कर सकते हैं होलसेल मार्केट में, ये खबर आ रही है। थोड़ा 30 लाख टन का बफर स्टॉक बनाया जाएगा। क्या कुछ खरीदारी की जाए या फिर उछाल हो तो अविनाश बेचकर निकले इन शेयरों में से, क्योंकि कल थोड़े तो भाग चुके हैं? क्या विचार है आपका? नहीं, मुझे लग रहा है कि अनिल जी ये शेयरों में ऑलरेडी एक थोड़ा बहुत उछाल हमने जरूर देखा है। मेरे हिसाब से एक फ्रेश पोजीशंस एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग बनानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्योरली एक रेगुलेटरी मूव है। कंपनी के जो नतीजे हैं, उनका जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो अभी भी इतना कोई जोरदार नहीं है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक अगर लेना ही है तो मैं समझता हूँ कि धामपुर या बलरामपुर चीनी में अगर किसकी पोजिशन है तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय मैंने दूंगा। ठीक है, लेकिन ज्यादातर शुगर स्टॉक्स में कल एक अच्छा मूव था, आज पता नहीं कंटिन्यू करेंगे मूव या फिर नहीं, लेकिन कल ऑलरेडी काफी अच्छी दौड़ लगा चुके हैं। देखते हैं आज क्या कुछ होता है।